दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में पूरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से 62-63 साल पहले की है। मगर हत्या में जो न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाता है वह है भूतों की हत्या। क्या दोस्तों, अदालत द्वारा इस केस में जो फैसला सुनाया जाता है वो भारत की ऐतिहासिक अदालती फैसलों में सुनाया जाता है। ये मामला भूतों की हत्या का था। सुनकर आप भी कुछ अजीब जरूर महसूस करेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ ऐसा ही था। दुनिया इसे द मर्डर ऑफ घोष केस के बारे में जानती है। तो दोस्तों, आखिर क्या है इस पूरे केस की कहानी में? वास्तव में हत्या किसकी हुई थी, यह पूरी कहानी और भूत का क्या रिश्ता था इस केस में, अदालत का क्या फैसला था जो ऐतिहासिक फैसला हो गया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था। ये घटना 1958 मई माह की है। ये घटना उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के रस गोविंद गाँव की है। इसी गांव के पास एक पुराना एरोड्रोम हुआ करता था, मतलब वायुसेना का एक छोटा सा हवाई अड्डा हुआ करता था। किसी जमाने में डिफेंस द्वारा हवाई अड्डे का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, पर कुछ समय बाद इस हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाता है। हवाई अड्डे के बंद होने के बावजूद वहां पर मौजूद सामान को हटाया नहीं जाता है। इस कारण समय के साथ साथ वो सारा सामान कबाड़ के रूप में तब्दील हो जाता है। उस कबाड़ की कोई चोरी न कर ले, इसलिए वहाँ पर 2 चौकीदार को तैनात कर दिया जाता है। चौकीदार दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं। चौकीदार ड्यूटी करते करते लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत होता है। सन 1958 में डिफेंस द्वारा इसे बेचने का निर्णय ले लिया जाता है। इस बात की जानकारी कोलकाता में चटर्जी ब्रदर्स नाम की एक कंपनी जो कबाड़ का काम करती है, खरीद फरोख्त का काम करती है, उसे खरीदने के लिए चटर्जी ब्रदर्स की कंपनी के मालिक जगतबंध चटर्जी व उनका नौकर राम बहादुर थापा भी उनके साथ कोलकाता से बालासोर जिले के रस गोविंदपुर गांव आ जाते हैं। दोस्तों, राम बहादुर थापा नाम याद रखिएगा। राम बहादुर थापा नेपाल का रहने वाला था। वो काफ़ी समय से जगतबंध चटर्जी के यहाँ एक घरेलू नौकर के रूप में काम किया करता था। उड़ीसा के रसगोविंदपुर गांव पहुंचकर जो चटर्जी को जो पता चलता है कि इसे स्क्रैप की खरीद फरोख्त प्रक्रिया में लगभग 2-4 महीने का समय लग सकता है, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक यहाँ इस गांव में ही रुकना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों इसी गांव के कृष्णचंद्र पात्रो नाम के व्यक्ति के घर पर किराए के रूप में किराएदार बनकर रुक जाते हैं। कृष्णचंद्र पात्रो इसी बंद पड़े हवाई अड्डे की कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान चलाता था। इसी बंद पड़े हवाई अड्डे के पास में गांव में बड़ी संख्या में संथाल और मांझी जनजाति के लोग भी रहते थे। पास के गांव के आने जाने के रास्ते उसी बंद पड़े हवाई अड्डे से ही होकर गुजरते थे। दिन के समय इस रास्ते में तो लोग बड़े आराम से आते जाते थे, मगर रात को यह इतना इलाका वीरान और सुनसान हो जाता था कि पूरे इलाके के गांव में ये चर्चा थी कि बंद पड़े हवाई अड्डे के पास रात में भूतों का कब्जा हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति रात के अंधेरे में हवाई अड्डे के पास से भी नहीं गुजरता है। हवाई अड्डे के उस पार से आने वाले किसी व्यक्ति को रात हो जाती थी तो वहीं रुक जाता था। वो रात में अंधेरे के कारण और भूतों के डर के कारण दूसरे छोर नहीं जाता था। तारीख थी 20 मई 1958 रात के 9 बजे। जगतबंध चटर्जी तथा उनका नौकर राम बहादुर थापा इस समय अपने घर मालिक कृष्णचंद्र पात्रो की चाय की दुकान पर बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर चंद्रमांझी नाम का व्यक्ति आता है। चंद्रमांझी तिलकुंडी नामक गांव का आदिवासी परिवार से व्यक्ति था जो हवाई अड्डे के उस पार के गांव में रहता था। रात के 9 बज चुके थे। उसके घर जाने का रास्ता एयरपोर्ट से होकर ही गुजरता था। भूतों के डर से चंद्रमांझी अपने गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और कृष्णचंद्र पात्रो की दुकान पर आकर कहता है कि मुझे रात में यहीं रहने की जगह दे दो, मैं अपने घर रात में नहीं जाऊंगा, रात बहुत हो चुकी है।
जगतबंध चटर्जी और नौकर राम बहादुर थापा भी इस इलाके के भूतों के बारे में थोड़ा बहुत सुन चुके थे। इसलिए जैसे ही वो व्यक्ति अपने घर न जाने के बजाय वहीं टी स्टॉल पर रुकने की बात करता है तो चटर्जी उसे कहते हैं कि अगर वास्तव में वहाँ भूत रहता है तो चलो आज उस भूत को मैं देख लेता हूँ। और दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे, इस बहाने हम भी भूत देख लेंगे। पहले तो चंद्रमा जी गाँव जाने से इनकार करता है, लेकिन बहुत समझाने बुझाने पर दोनों तैयार हो जाते हैं और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब चंद्रमा जी के साथ कृष्णचंद पात्रो, जगतबंध चटर्जी और नौकर थापा कुल 4 लोग एक साथ निकल पड़ते हैं। इन लोगों के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार भी नहीं था सिवाय राम बहादुर थापा के। थापा के पास एक खुकरी और टार्च थी। सभी साथ साथ निकल पड़ते हैं। चूँकि राम बहादुर थापा एक नेपाली परिवार से थे और नेपाल में पारंपरिक रूप से अपने पास एक खुकरी रखते हैं। चारों लोग वहाँ के लोग एक खुकरी रखते हैं। चारों लोग पैदल निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय बाद ये चंद्रमा जी के गांव पहुंच जाते हैं। फिर उनके घर पर सही सलामत छोड़कर वो वापस आने लगते हैं। जाते समय रास्ते में उनको कोई समस्या नहीं होती है। जब ये 3 लोग तिलकुंडी गांव से वापस आने लगते हैं तभी रास्ते के अंधेरे में एयरपोर्ट पर कुछ हलचल सी उन्हें दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि कुछ हल्की रोशनी सामने हो रही है। उस समय सन्नाटी रात में हवा भी चल रही थी। रोशनी देखकर इनको लगता है कि भूतों की टोली सामने से आ रही है और भूत नाच रहे हैं। भूतों को देखने के लिए राम बहादुर थापा एकदम से भूतों की तरफ भागने लगता है और चटर्जी पात्रों को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। उनका साथ छूट जाता है। तेजी से भागते हुए थापा रोशनी के पास पहुंच जाता है। वो अचानक से अपनी खुकरी निकालकर पागलों की तरह हवा में भूतों पर अपना खुकरी चलाने लगता है। थापा को लगता है कि वो भूतों पर वार कर रहा है। वो अपने साथियों को भी भूल जाता है। उनसे कोई खबर नहीं होती है। वो बस पागलों की तरह अंधेरे में चाकू चलाया जा रहा था। पीछे पीछे दौड़ते हुए पात्रों भी थापा के पास पहुंच जाते हैं। जब थापा पात्रों के पास पहुंचते हैं थापा को लगता है कि उसे भूत मिल गया और वो अंधेरे में पागलों की तरह पात्रों पर भी चाकू चलाने लगता है। कृष्णचंद पात्रों पर कई वार कर देता है। अब पात्रों को चोट के कारण चिल्लाना आ रहा था। शोर इतना होने लगा कि कोई एक दूसरे की सुनने वाला नहीं था। थोड़ी देर में चटर्जी भी पहुंच जाते हैं। वो दूर खड़े होकर ये सब देख ही रहे थे कि पात्रों के अलावा कई महिलाएं भी चिल्ला रही थी। चटर्जी तेजी से आवाज़ लगाते हैं, थापा रुक जाओ, थापा रुक जाओ। सॉरी। थापा की आवाज़, चटर्जी की आवाज़ सुनकर थापा रुक जाता है। वो शांत हो जाता है। वो देखता है कई लोग ज़मीन पर पड़े हुए चिल्ला रहे हैं। वो टार्च जलाता है, देखता है कि देखते ही देखते लोगों में पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। छात्रों खून से लथपथ चिल्लाए जा रहे थे। दूसरी तरफ 3 महिलाएं भी, जिसमें एक महिला शांति, 2 महिलाएं दर से बेहताशा चिल्ला रही थी। नज़ारा देखकर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये लोग कहाँ से आ गए। थोड़ी देर में सब साफ हो जाता है कि वहाँ कोई भूत नहीं। ये महिलाएं रात में महुआ के फूल इकट्ठा करने आई थी। ये महुआ के फूल अप्रैल और मई के महीनों में हवा में चलने पर गिरते हैं, जो महिलाएं चुनने आई थीं। बहादुर थापा के इस हमले से एक महिला की मौत हो जाती है और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। पात्रों भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अगली सुबह पास के पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस द्वारा राम बहादुर थापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक महिला की हत्या तथा 3 लोगों पर जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। धारा 302, 304, 306 में इसे गिरफ्तार कर जेल भी दिया जाता है। राम बहादुर थापा के वकील की ओर से दलील दी जाती है। राम बहादुर थापा ने महिलाओं पर रात के अंधेरे में भूत समझकर हमला किया था, जिससे ये घटना हुई थी। इसलिए राम बहादुर थापा को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष के वकील द्वारा ये भी कहना था कि थापा ने अनजाने में जो हत्याएं की हैं, जो हमले किए हैं, एक महिला की हत्या हुई, उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ समय तक अदालत में सुनवाई चलती है। 1 साल की सज़ा काटने के बाद थापा को IPC 79 का हवाला देकर बरी कर दिया जाता है। वो
सेशन कोर्ट से बरी हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या विचार मिलते हैं? कृपया क्या थापा को सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय